हेलो बच्चों, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो 10th क्लास का 10th चैप्टर मैथ्स का सर्कल्स। आज लेक्चर 4 है और आज हमने 4 क्वेश्चन करने हैं और चैप्टर ख़त्म करना है। लेकिन एक बात बता दूं, चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसे याद कर लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांस है कि इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसे हम धीरे धीरे आराम से करते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। पहले तो हमारा ये क्वेश्चन है आपके सामने। मैं काम करता हूँ कि अगर हमारे पास एक दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, एक्स वाई और एक्स वाई डैश, ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ठीक है। और इसका सेंटर ओ से एक कॉमन डायमीटर बना दिया गया। इसके बाद ए और बी एक कॉमन टेंजेंट बनाई है। एक ऐसी लाइन है ए और बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो आप, ए और बी एक ऐसी टेंजेंट है जो एक्स और वाई दोनों को टच करके जा रही है। प्रूव करना है एंगल ए ओ बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री का है। मैं आपको दोबारा फिगर आपको बनाकर दिखाता हूँ, देखो ध्यान से, क्योंकि जब आप फिगर हम बनाते हैं तो हमारे को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मालूम चलती है, इसलिए फिगर जरूर अपने हाथ से बनाया करो, ठीक है। ये कोई सर्कल है, ठीक है। इसके बाद दो टेंजेंट्स हैं पैरेलल, एक टेंजेंट ये है, ठीक है। टेंजेंट है तो इसको जस्ट टच करके रखना है। फिगर थोड़ी सी आपने साफ बनानी है, ठीक है। जितनी साफ फिगर बनाएंगे उतनी चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। एक ये टेंजेंट है, ठीक है, जिसको जस्ट टच कर रही है, तो हम तो इसको हिला सकते हैं। इसके बाद दो टेंजेंट्स हैं। ये टेंजेंट कौन सी है, एक्स है, वो वाई है, ठीक है। ये एक्स वाई और ये है एक्स डैश और वाई डैश। यहाँ तक फिगर समझ में आ गई। स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ फिगर। उसके बाद एक ऐसी टेंजेंट है जो इस सर्कल को टच करती हुई जा रही है और दोनों दोनों इससे भी टच करेगी। हमारे जो पैरेलल वाली टेंजेंट है इनके साथ भी टच कर रही है, ठीक है। तो द फिगर इज लाइक दिस, बन गई। अब ये जहां मीट कर रही है इसका नाम है ए और नीचे है बी, सेंटर पॉइंट है ओ। तो हमको ये प्रूव करना है बच्चों कि एंगल ए ओ और बी, ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। ये एंगल कितने का है, 90 का। ये प्रूव करना है, हमारा मेन टारगेट है। अब हम पहले क्वेश्चन समझ में आ गया। टू प्रूव क्या करना है, ए ओ बी 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं, गिवन क्या है, गिवन क्या है, एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के। एक बात, टेंजेंट्स हैं, ए भी टेंजेंट है, एक्स वाई डैश भी आर टेंजेंट्स हैं, ठीक है। और टू प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ बी जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। सही है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके लिए हमको प्रूफ क्या कर, हमको इस हेल्प क्या लेनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले हमारे को एक चीज़ की हम ये हेल्प लेते हैं कि यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को ज्वाइन करते हैं और फिर इसी को ये आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट 90 डिग्री होता है। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट 90 होता है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट 90 होता है। तो एक किस्म से ये डायमीटर बन गया ना, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने, क्या ज्वाइन कर देते हैं, इन पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, इसका नाम दे देती है Q, और यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका नाम दे दिया C। तो ड्रॉ
ड्रॉ या इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसको प्रूव कर देते हैं, क्योंकि इसकी ना ये जस्टिफिकेशन अपने आप में है कि ये स्ट्रेट लाइन है। चलो करते हैं सॉल्यूशन। ओपी एंगल ओ पी वाई, ये सेंटर है, सेंटर से हमने इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ऐसे ज्वाइन किया। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बोला था कि इसको लाइन बना दो, तो लाइन मत सोचो। अब इसको हम एक काम करते हैं, इसको लाइन के पॉइंट से नहीं सोचते, ठीक है। वैसे तो लाइन ही बनेगी, ठीक है, वैसे तो लाइन ही बनेगी, लेकिन लाइन के पॉइंट से मत सोचिए। अब इसको आप, हमने ऐसे किया है कि ओ से लेकर पी तक एक लाइन बनाई, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन किया, इधर भी सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन किया। लॉजिकली स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, ठीक है। चलो इस तरीके से ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सी से, इसको भी ओ से ज्वाइन कर दो, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को भी इसको ज्वाइन कर दो। बोलो ये फिगर पूरी समझ में आ गई आप सबको? आप समझिए ध्यान से। हमको प्रूफ क्या करना था, याद है आपको? नज़र अपनी यहाँ पे रखना कि इस एंगल को हमको 90 प्रूव करना है, ठीक है। देखिए अब कैसे करना है। सबसे पहले हम ये दो ट्रायंगल लेंगे, ये दो ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं और इन दो ट्रायंगल को हम करते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ओ पी वाई एंड ट्रायंगल ओ सी वाई, ओ पी तो ओ सी के बराबर है। रीजन क्या है, देखो दोनों रेडियस हैं, ओ पी भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है। सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करेंगे, एक बात। दूसरा ओ वाई और ओ वाई दोनों में कॉमन है। तीसरा पी वाई इज इक्वल्स टू वाई सी है। पी वाई इज इक्वल्स टू वाई सी है। क्यों है? क्योंकि अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये दो टेंजेंट्स हो गई ना, ये दो टेंजेंट हो गई, वाई से पी और वाई से सी। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो इसलिए ये जो ट्राइंगल हो गया ओ पी वाई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ सी वाई का। रीजन एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा। रीजन सी पी सी टी, corresponding parts of congruent triangles are equal. Therefore, angle 1 is equals to angle 2. Reason CPCT. Similarly, देखो आपने क्या किया, अभी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लिया और इसमें हमने ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूव किया। इसी तरीके से अगर हम नीचे की तरफ से देखें, एक ये ट्राइंगल लिया, ये लें और ये लें, ये दो ट्राइंगल ले लें, तब हम किसके इक्वल हो जाएंगे? ये वाला एंगल इसके इक्वल हो सकता है ना। तो अब हमको सेम चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ को रिपीट नहीं करना होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो हमने क्या कर दिया, 1 इज इक्वल्स टू 2 के बराबर है, 3 इज इक्वल्स टू 4 के बराबर है। इतनी बात। अब हम वो लाइन लिखते हैं, वो डायमीटर वाली जो बात कर रहे थे कि O से लेकर P हमने एक ज्वाइन किया है, तो ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ध्यान से सुनो मेरी बात। तो ये एंगल 90 है। इसी तरीके से इसको भी ज्वाइन किया है, ये भी एक 90 है। हाँ, ये एंगल या ये एंगल 90 है। तो एक किस्म से ये एक ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये एक एंगल 90 है, ये भी 90 है और ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं।
पैरेलल लाइन के ऊपर ये एक ऑल्टरनेट, ये ट्रांसवर्सल है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, टूटी हुई लाइन नहीं है, दो ब्रेक लाइन नहीं है, एक ही लाइन है। दोबारा बोलूँ, देखो 1 2 3 4 लिख लिया ना, इसको ऐसे लिख लो, ये एंगल 5 है और ये एंगल 6 है, ठीक है। लिखो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 इज इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री। रीजन, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। बट these are alternate angles, but these are alternate angles, ठीक है। these are alternate angles, ये हैं alternate angles। अगर alternate angles हैं ये तभी पॉसिबल है जब ये पी क्यू एक ट्रांसवर्सल हो। सो thus पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। लेकिन ये जो पी क्यू है ये तो सेंटर से क्रॉस होकर जा रही है। अगर पी क्यू सेंटर से क्रॉस होकर जा रही है इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये डायमीटर है, ठीक है। पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल विच इज पासिंग थ्रू सेंटर, देयरफॉर इट इज डायमीटर, ठीक है। ये डायमीटर भी है, ओके। अब क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो क्या लिखूं, सिंस पी ओ बी, पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन देयरफॉर एंगल पी ओ, ये एंगल 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। Since PQ is straight line, PQ is straight line, therefore angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equals to 180 degree. Reason, supplementary angles, ठीक है। बट मेरे को एक बात बताओ, 1 तो 2 के बराबर है कि नहीं है, और 3 4 के बराबर है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसको हमने दे दिया नंबर 1, ठीक है, और इसको हमने नंबर दे दिया 2। तो 1 की जगह में, क्योंकि मेरे को ये वाला एंगल 90 प्रूव करना है तो 2 और 4 यूज़ करना है। तो 1 की जगह मेरे को क्या लिखना चाहिए, 2, क्योंकि 1 और 2 तो बराबर हैं। तो 1 लिखूँ या 2 लिखूँ, 2 लिखो। तो 1 की जगह भी 2 लिखो, 2 की जगह भी 2 लिखो। उसके बाद फिगर चेक करो, यहाँ 4 चाहिए आपको, तो 3 और 4 बराबर है। जब 3 और 4 बराबर हैं तो 3 की जगह भी 4 लिखना चाहिए आपको। समझ आया ना, एंगल 4 और इसको भी एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों लिखा है आपने, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। हमने ऊपर रीजन दे दिया ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमने इक्वेशन दे दी है, जाकर चेक कर लो, ठीक। अब देखो अब कैसे लिखना होता है, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लो, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 180/2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस 4 है कितना, अगर हम चेक करें तो 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू एंगल AOB है। सो thus angle AOB is equals to 90 degree, hence proved, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात आपको। तो मेन लॉजिक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गया, इधर से ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गया। फिर हमने एक चीज़, ये हमको नहीं आइडिया था कि ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। हमने चेक किया कि ये वाला एंगल 90 है सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
इधर से देखें तो ये एंगल 90 है सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये दोनों दो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये तभी पॉसिबल है जब ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल बने। अगर ये ट्रांसवर्सल, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब पी और क्यू एक ही लाइन है। कई बार ऐसा भी तो हो सकता था ना कि फिगर आपकी कुछ पी क्यू थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी हो जाती, कुछ ऐसा होता और कुछ ऐसा होता, ठीक है, नहीं है ना ऐसा, ठीक है। तो इसलिए हमने प्रूव कर दिया पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। जब पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा, 180 डिग्री होगा, तो हमने 180 लिख दिया। फिर 1 और 2 को रिप्लेस कर दिया जो हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म थी 2 और 4 की टर्म्स में, ठीक है। तो हमको मालूम चला कि 2 + 4 तो 90, मतलब एंगल ए ओ बी इज 90। एंगल के नंबर लिख लेना चाहिए ताकि जो है, नहीं तो ए ओ बी ए ओ सी ऐसे लिखने पड़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो समझ में आ गई बच्चों बात, ठीक है। अब इसी के जैसे अगर आपको ये समझ में आ गई है तो अब आपको ये तो खैर क्वेश्चन आसान है, इसके साथ इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये इसी के जैसे, इसी की थीम पे ही है। तो पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, मतलब कि एक अगर ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल के बाहर से हमने बाहर के पॉइंट से कोई टेंजेंट बनाई है, ठीक है, यहाँ से और सर्कल, और उसके बाद प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सेंटर। मतलब ये जहाँ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन सेंटर से जहाँ ज्वाइन करेगी, ठीक है, ये और ये, ठीक है, इन दोनों एंगल्स का सम, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों का एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब समझते हो, दोनों का सम इज 180 डिग्री। क्लियर। तो ये P हो गया, ये T, ये Q, सेंटर इज O। तो हमको प्रूव करना है, पहले गिवन क्या है इस इंफॉर्मेशन के अंदर मेरे को, कि PT एंड PQ आर टेंजेंट, ठीक है, ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है। और टू प्रूव क्या करना है कि दे आर फॉर्मिंग सप्लीमेंट्री एंगल। तो मैं नंबर दे देता हूँ। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, 180 डिग्री। चलो जी सॉल्यूशन। आपको ये पता है कि सेंटर से लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, सही है नहीं सही है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, 3 और 4 परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री होगा। रीज़न क्या है, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इज 90 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल चेक करो। इन क्वाड्रिलेटरल PTOQ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, चारों एंगल को मिलाएंगे तो इनका सम कितना होगा, 360 डिग्री। रीजन क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी यही होती है, ठीक है। ट्रायंगल के लिए जैसे 3 एंगल का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का सम 360 होता है, ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब एंगल 1, तो एंगल 1 लिखो, एंगल 3, एंगल 2 को एंगल 2 लिखो। एंगल 3 किसके बराबर है, 90 के। 4 किसके बराबर है, 90 के, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। कहाँ से मालूम चला, फ्रॉम फर्स्ट, मतलब इसको हम रीज़न दे देते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज प्लस 90 प्लस 90 180 इज इक्वल्स टू 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ थोड़ा स्पेस हमारे को कम पड़ सकता है। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल कोई एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल फिगर पहले बनानी सीखो। ये पहले तो बनाओगे आप सर्कल, बना लिया। अब सर्कल बनाने के बाद कह रहा है कि सर्कल के बाहर की तरफ कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल। तो मैं क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, देखो ध्यान से। पहले क्वाड्रिलेटरल बनाना सीखो, ठीक है। टच करते हुए जाना बस इसको, टच नहीं करेगा ना तो डिस्टर्ब होगा। टच तो देखो जी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये शेप इसके बाद कैसा भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। और फिर ये टेंजेंट होनी चाहिए, मतलब जस्ट को टच करता हुआ जाना चाहिए, ठीक है जी, बन गया। इतने से पोर्शन को हम रब कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल बन गया। नाउ पहले बना है अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। इस क्वाड्रिलेटरल का पहले नाम दे दो, ए बी सी डी। इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, ये और ये दोनों साइड्स, दे सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है, मतलब ये एंगल जो बनेगा, ये जो लाइन है ये सेंटर से एंगल ऐसे बनाएगी, दूसरी लाइन ऐसे बनाएगी, ठीक है। ये सेम लाइन में हो भी सकते हैं, सेम लाइन में नहीं भी हो सकते हैं। तो प्रूव करना है कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल, इन दोनों का जो सम है θ1 एंड θ2, ये दो एंगल का सम इज 180 डिग्री। इस एंगल का सम और इस एंगल का सम ये भी है 180 डिग्री। ये हमको प्रूव करना है। तो पहले हम फिगर बना लें। चलो जी, देखो। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं सेंटर से ज्वाइन। ये सेंटर नहीं, हमारे को तो एंगल चेक करना है ना। तो एंगल के लिए तो एक ये लाइन है, एक यहाँ अप्रॉक्सीमेटली सेंटर होगा, ठीक है। इसके बाद ये तो DOC ने बनाया, ऐसे ही AOB भी बनाएगी। मैं उसका कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आप दूर से आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये जो हैं ये सेम स्ट्रेट लाइंस नहीं हैं, ठीक है। सो दे मे बी स्ट्रेट लाइन, दे मे नॉट बी स्ट्रेट लाइन, ठीक। ये लाइन ऐसे और ये कैसे है, ठीक है। ये मेरा सेंटर पॉइंट है, O। इसका पॉइंट हो गया P, ये Q, ये R और ये S। इस O पॉइंट का हटा दूं, ये भी डिस्टर्ब करेगा, मेरे को भी बहुत कुछ लिखना है यहाँ पर। पहले फिगर बनानी आ गई, सही है। तो ये अच्छा ही बिल्कुल फिगर बनी है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है क्योंकि ये पहले यहाँ से टेढ़ी हो गई, यहाँ से ये जाने के बाद भी टेढ़ी हो गई। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है, ठीक है नहीं है, थोड़ी बहुत हिल गई है। और बिल्कुल ऐसे ही फिगर है ये। पहले तो हमने फिगर बना ली, अब हमको प्रूव क्या करना है। पहले लिखो टू प्रूव। गिवन तो क्या है कि एक किस्म से सर्कमस्क्राइबिंग है, जस्ट उसको टच कर रहा है। तो गिवन ये है कि ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है इज सर्कमस्क्राइबिंग द, इसको थोड़ा सा राइट साइड पे ले जाते हैं। ये क्या हो गया है, ये हिलना नहीं चाहता है, वाई इट दिस हैपनिंग सो। चलो देखते हैं, अभी ये सर्कल हट जाएगा, जगह चाहिए भाई।
quadrilateral ABCD quadrilateral is circumscribing the circle. ठीक है, ये गिवन है। और टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ आपको याद होगा, समझ आ गया होगा। इसको मैं नाम देता हूँ, छोटा सा नाम देता हूँ AOB, ठीक है। तो एंगल AOB प्लस एंगल COD, इसका सम सप्लीमेंट्री है, मतलब 360। ऐसे ही एंगल 180, एंगल AOD प्लस एंगल ABCD, AOB के साथ COD है, AOD के साथ COB है, तो COB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब समझो कैसे काम करना है। देखो ध्यान से, बिल्कुल कंसंट्रेशन सामने। मैं ये लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ, कहाँ से? देखो ध्यान से, मैंने सेंटर से स्टेप बाय स्टेप समझते जाओगे ना तो सारी बातें समझ जाएगी। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सेंटर से जहाँ ये मिल रहे हैं ना, सेंटर से, और यहाँ पर देखो आप कर दिया हमने, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ओके, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट 90 डिग्री होता है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, मैं इन एंगल्स का नाम दे देता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 and 7 and 8। क्लियर? अभी आपने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपने ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था कि नहीं किया था? रीज़न क्या था? ये लाइन इसके इक्वल है, रीज़न टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, वन रीज़न। दूसरा, ये येलो लाइन दोनों में कॉमन है, 2। तीसरा, ये जो ऑरेंज लाइन है ये सेंटर से इक्वल है, लॉजिकली कहा जाए तो ये रेडियस हो गई, है ना। तो तीनों साइडें इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, वही करना है। सो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ROC एंड ट्रायंगल QOC। ठीक है, ROC ये वाला, ROC और QOC ये वाला। ठीक, ओ को अब बड़ा कर दूं, क्योंकि अब मैंने को बोला था ना काफ़ी कुछ लिखना है इसके अंदर। अब मैं इसको हटा देता हूँ, लिख देता हूँ इसको बड़ा यहाँ पर, दिस इज O। ठीक है, ऐसे लिख दूँ O। चलो ये O हो गया। नाउ ROC एंड QOC। अरे ये क्या हुआ? सर्कल हमारा डिस्टर्ब शेप में आ गया। तो ये है O। कैसे लिखेंगे? RC बराबर है CQ, रीजन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। OR is equals to OQ, रेडियाई ऑफ सर्कल, और OC is equals to OC, कॉमन। Therefore ट्राइंगल ROC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल QOC के, रीजन SSS कॉन्ग्रुएंसी। Therefore
एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, रीजन CPCT। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आ गया 5, 6 के। अब आप ध्यान से देखो, जैसे कि मैंने इस क्वाड्रेंट में इस दो ट्राइंगल्स को लिया है, इस तरीके से अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स का लूँगा तो 7 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, इनको लूँगा तो 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और इधर से लूँगा तो 3 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो लिख लूँ, सिमिलरली करके लिखना है आपको, सारा नया नहीं बनाना है, हर बार प्रूव नहीं करना, बस एक बार लिख लिया। लिखो सिमिलरली एज एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, सिमिलरली फिगर देखते हैं, फिगर सामने ले आऊँ मैं एक बार दोबारा अगले पेज पर, ताकि जब आप कॉपी भी करोगे तो ये फिगर ही तो सारी गेम है। फिगर जिसको बनानी आ गई, समझ में आ गई, पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो सिमिलरली देखो आप, 5 6 के बराबर है तो 7 इज इक्वल्स टू 8, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। यहाँ पर देखें तो 1 इज इक्वल्स टू 2, 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। फिर देखें तो 3 इज इक्वल्स टू 4, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, तो ये मेरे को अभी 4 रीज़न बन गए हैं मेरे लिए, अभी मेरे काम आने वाले हैं, इसलिए मैं इसका नाम दे रहा हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप समझिए आगे। मेरे को एक बात बताओ, इन सभी एंगल को प्लस कर दूंगा क्योंकि ये एक ही पॉइंट के पास है, एक ही पॉइंट के चारों तरफ एंगल है, तो इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, रीजन कंप्लीट एंगल। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात कि नहीं आ गई? क्या मुश्किल है इसके अंदर? आगे बढ़ते हैं। आपको चाहिए क्या था? देखो ध्यान से, COD, इसमें कौन कौन से एंगल हैं? 4 और 5, और इधर चाहिए था AOB, इसमें है 1 और 8। पूरा रिलेशन 4 5 1 8 में देखो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। 4 किसके बराबर है? 3 के, तो इसका मतलब मैं 3 को 4 लिख दूं, इस 3 को मैं 4 लिख देता हूं। ठीक है, रीजन 4th है। ठीक है, एंगल 1 को कुछ मत करो। 2 किसके बराबर है? 2 किसके बराबर है? 2 तो 1 के बराबर है, तो 2 को 1 लिख दो। इसको मैं जिसको छेड़ रहा हूं उस पर मैं एरो बना रहा हूं ताकि आपको दूर से दिखाई दे जाए। एंगल 5 को कुछ मत करो, एंगल 6 को एंगल 5 के बराबर लिख दो। देखो रीजन फर्स्ट है, सबसे पहले आपने ऊपर लिखा हुआ है। एंगल 7 को एंगल 8 लिख दो, रीजन 2 है, और यहां पर एंगल 8 हो गया। ठीक है, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8 चेक करो, यहाँ रीजन 2 है, 6 इज इक्वल्स टू 5 रीजन 1 है, 3 इज इक्वल्स टू 4 रीजन 4 है, और 1 इज इक्वल्स टू 2 रीजन 3 है। क्लियर? अब तो समझ गए। इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, एंगल 1 के साथ एंगल 8 लिख लो, और एंगल 4 और एंगल 5 को इकट्ठा लिख दो। 2 तो सबका कॉमन ले लिया ना आपने, और 1 के साथ लिख लो 8 और 4 के साथ लिख दो 5 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको अगर मैं ब्रैकेट बनाऊं, सो 1 प्लस 8
1 + 8 कितना एंगल बन गया, AOB, और 4 + 5 कितना बन गया, COD। तो एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। वो जो 2 है वो इसके नीचे आ जाएगा राइट साइड पे, तो कितना हो गया, 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक रीजन प्रूव हो गया। अब जो मैंने यहाँ पर अगर 1 चेंज किया था, आप 1 की जगह, जैसे मैंने 2 की जगह 1 लिखा है, 2 की जगह अगर मैंने 1 लिखा है, आप 1 की जगह 2 लिख दो। जो मैंने यहाँ चेंज किए हैं, और मतलब 8 एंगल लिखे हुए हैं, 8 एंगल में से 4 एंगल तो मैंने चेंज कर दिए, 4 नहीं किए। अब अगले स्टेप में उन चारों को रिवर्स कर दो, मतलब इस 1 की जगह 2 लिख दो, 2 + 2, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 3 + 3, ठीक है, 2 + 2 3 + 3, कुछ इस तरीके से लिख दो। तो 2 + 3 एंगल आ जाएगा, जब आएगा 2 + 2 एंड 3 + 3, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ट्वाइस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 4 + एंगल 3, और एंगल 4 + एंगल 3 क्या होगा, आप उस हिसाब से 2 एंड 3 कर रहा था, तो एंगल, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल, चलो मैं कर देता हूँ आपको। वैसे तो सिमिलरली करके ही लिख देना चाहिए, ठीक है, सिमिलरली करके ही लिख देना चाहिए, लेकिन मैं आपको यही स्टेप दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे क्यूरियस रहते हैं कि आपने सिमिलरली करके ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। ये देखो, इसके अंदर आपने चेंज किया ना, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि मेरे को याद रहे, मेरे को एंगल 1 को चेंज करना है, ठीक है ना, 4 को चेंज करना है, 5 को चेंज करना है, और 8 को चेंज करना है, ठीक है, ओके। चलो, सो ये हम रब करें, ये रब करें, ये रब करें, ये रब करें, ये रब करें, ओके, यहाँ तक बिल्कुल सही है। 1 किसके इक्वल था याद करो, बड़े सिंपल है, 1 2 के इक्वल है, तो 3 4 के, 5 6 के, 7 8 के। अब 1 की जगह क्या लिख दो, एंगल 2, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2, ठीक है। यहाँ एंगल 3 + 4 की जगह भी क्या लिखना है, एंगल 3, 5 की जगह एंगल 6 लिखना है, ये जगह एंगल 6, इसको 7 लिखना है, इसको भी एंगल 7 लिखना है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ट्वाइस सबका आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है ना। अब रीअरेंज करो, 2 + 3 को इकट्ठा बनाओ और 6 और 7 को इकट्ठा लिखो, ठीक है। तो 2 + 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को इकट्ठा लिख लो, और एंगल 6 प्लस एंगल 7 को इकट्ठा लिख लो, और ये 360/2 आ जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 देखो क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 है एंगल AOD, और 6 + 7 है BOC, सही है। तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। डन, यही तो प्रूव करना था बच्चों, समझ आ गई ना बात। सो लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो पहले हमने क्या किया, अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कितना कनेक्टेड है। पहले हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट के बाद ये वाले एंगल इक्वल किए, और फिर हमारे पास रीजनिंग खुलती गई। सेम फिनोमेना हमने यहाँ पर भी वही किया। डन, चलो अगले आगे करते हैं। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इस चैप्टर का। इसके बाद एक्स्ट्रा काम करते रहेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, ABC एक ट्राइंगल है, सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल है, ये दिया हुआ, ये फिगर दी हुई है, ये 6 है, ये 8 है, और इसका जो रेडियस जो है सेंटर से लेकर ये रेडियस है वो दिया हुआ है 4, तो दिस इज 4, ठीक है। अब हमारे को क्या निकालना है, AB साइड निकालनी है, AB साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक।
अब ये कैसे निकाले जाए उसको देखें आप, देखो ध्यान से, क्वेश्चन को लिखा रहने देते हैं, मैं फिगर को उठा लेता हूँ, कॉपी, ठीक है, क्वेश्चन में फिगर को मैं नहीं छेड़ता, मैं यहाँ पर करके यहीं पर ही हम एडजस्ट, चलो इसको मैं हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, फिगर मैंने दोबारा बना दिया, थोड़ी सी बड़ी बनाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगर ये ए बी सी डी नाम है, बाकी ए बी सी डी, तो इसका नाम दे दो ई और इसका नाम दे दो एफ। नाउ जितना ए से लेकर डी तक की लेंथ है उतनी सी से लेकर एफ तक की लेंथ है, मतलब कि 6। जितनी बी से लेकर डी है उतनी ही बी से लेकर ई है, क्योंकि ये टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही हैं, तो ये भी 8 होगा। अब पीछे से ए से लेकर एफ और ए से लेकर ई तक, ए से लेकर एफ और ए से लेकर ई तक जो है ये कितनी हो जाएगी, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब लॉजिकली अगर हम समझें तो केवल हमको x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अगर x की वैल्यू निकाल लेंगे तो AE के अंदर, AE मतलब x की वैल्यू के अंदर हम 8 जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो यही बात समझनी है कि हम इसको अब कैसे करें। चलो करें शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करो, O से लेकर F को ज्वाइन कर दो, ये भी रेडियस है, और O से लेकर E को ज्वाइन कर दो, ये भी रेडियस है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है सेंटर से, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट भी है, तो ये 90 डिग्री भी होगा। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का निशान बनाना चाहिए मेरे को यहाँ पर, इधर और इधर, ठीक है। इसके बाद अब एक काम और करना है, O से लेकर C को ज्वाइन करो, O से लेकर B को। इसके पूरा एल्गोरिथम को याद रखना है आपको कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे करना है, ठीक है। और इसके बाद O से लेकर A से लेकर O को, ज्वाइन कर दिया आपने, तो दूर से आपको दिख रही है ऑरेंज लाइन हमने एक ज्वाइन करी है और सेंटर ज्वाइन किए हैं। हमारा मेन टारगेट क्या है, एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलो ये थोड़ा सा अनटाइडी लग रहा है, दैट्स व्हाई आई एम डिलीटिंग दिस, ओके। तो दिस इज एक्स। ना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले रीज़न लिख लेते हैं कि ओ सी डी जो है सी एफ के बराबर है, ठीक है, और बी डी जो है वो बी ई के बराबर है। रीज़न टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। सी डी जो है वो सी एफ के बराबर है, रीज़न है 6 और वैल्यू है, और बी डी जो है वो बी डी जो है वो बी ई के बराबर है 8। इन दोनों का रीज़न है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। पहले तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब समझो धीरे धीरे, इतनी बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, ठीक है। यहाँ ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना हो तो कैसे निकाल सकता हूँ। देखो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो मैं काम करता हूँ, एक ये छोटा ट्राइंगल है, एक ये छोटा ट्राइंगल है, और एक ये छोटा ट्राइंगल है। ये 3 ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकाल दूं तो ये पूरे ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अब निकालते हैं। पहले ये वाला ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, एरिया ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ट्राइंगल, और क्या लिखें, ए ओ सी, ठीक है, ए ओ सी प्लस
एरिया ट्राइंगल, सॉरी पहले मैंने AOC लिख दिया, AOC मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और इधर लिखना पड़ेगा AOB, है ना, AOB। सो एरिया ट्राइंगल AOB। फिर दूसरा, एक चीज़ हमको और चाहिए होगी, ये एंगल 90 है ना, ये हमको लिखना तो है, हमको मालूम था, लेकिन रीज़न लिखना पड़े, तो एंगल D, एंगल EF जो है वो 90 डिग्री है, उसका रीज़न भी लिख देते हैं तो यहीं पे, ताकि फिर हमको बार बार लिखना कुछ नहीं पड़ेगा, हम अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। तो एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल F इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीज़न क्या होगा, लाइन joining from center to point of contact of tangent, ठीक है, ठीक है, is 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गई बात। चलो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ BOC है तो इसका बेस क्या होगा BC और हाइट क्या होगी CD, ठीक है, BC इंटू CD प्लस हाफ। फिर है AOC का बेस क्या होगा 6 + x और हाइट होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है इसलिए OF, तो 6 + x इज बेसिकली AC इंटू हाइट है OF प्लस हाफ, बेस कितना है AOB का पूछ रहा हूँ, 8 + x और हाइट है OE, AB प्लस OE पहले लिख लिया। अब समझो, अब एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिखने लगा हूँ, हाफ BC, इधर BC पढ़ो इधर वैल्यू पढ़ो, देखो BC कितना है 6 + 8 14 इंटू CD कितना है, CD कितना है, CD नहीं, CD इंटू OD लिखना था, CD इंटू OD हो या OE हो या OF हो, ये रेडियस है और रेडियस कितना था 4, तो दिस इज 4, दिस इज 4 एंड दिस इज 4, सो दिस इज 4 प्लस हाफ। अगला क्या लिखना है हमको AC कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 6 + x इंटू 4 प्लस, अगला है AB यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 + x, ठीक है, तो हाफ इंटू 8 + x इंटू 4। अब इन सबको देखें तो एक हाफ और एक इंटू 4 सब में कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या है यहाँ पर 14 प्लस 6 + x प्लस 8 + x, ठीक है, हाफ और 4 यहाँ भी है, हाफ और 4 यहाँ भी है, हाफ और 4 यहाँ भी है, तो सब कॉमन लिख लिया तो क्या बचेगा 14, 6 + x 8 + x, 6 और 8 14, 14 और 14 28, 28 + x 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 28 + 2x, ठीक है, तो दिस इज 56 + 4x, ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, पहले हमने इस तरीके से लिख लिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन फार्मूला से भी निकालना है, 9th क्लास में किया था, याद है हीरोन फार्मूला, ठीक है ना, तो अब हीरोन फार्मूले से भी निकालना है। मैं
आपको दूर से ही वो दिखाता हूँ कि चलो हीरोन फार्मूले से कलर चेंज करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय हीरोन्स फार्मूला। तो सबसे पहले तो हमारे को उसमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। सेमी पेरीमीटर का फार्मूला, ट्राइंगल का फार्मूला याद है, हीरोन फार्मूला याद है कि नहीं याद है? ठीक है, चलो नहीं याद है तो देख लो कैसे होता है। ये मान लो 3 साइडें दी होती हैं, ये ए, ये बी, ये सी, बी लेंथ है। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं हम। एस इजिकल्स टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, अब एरिया जो निकलता है वो कैसे निकलेगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इंटू एस का होल वैल्यू का स्क्वायर रूट। ये एरिया निकालने का एक और तरीका भी है। तो अब हमको इस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल की शेप कैसी है? वैल्यूज़ एक बार दोबारा हम लिख लेते हैं। एक ट्राइंगल जो है हमारे पास, अगर हम देखें तो कैसे लिखा हुआ है? 6 + 8, 6 + x और 8 + x। ठीक है, बस इतनी सी बात को समझना है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है 6 + 8, 6 + 8 = 14। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 8 + x और ये लिखा हुआ है 6 + x। ठीक है, यही लिखा हुआ है ना? ठीक है, अब सबसे पहले आप निकालोगे सेमी पेरीमीटर। वो क्या होता है? सम ऑफ 3 साइड। ये 14 प्लस 8 + x प्लस 6 + x होल अपॉन 2 करना है। ठीक है, तो 14 + 2x अपॉन 2। सो दिस विल बी 28 + 2x अपॉन 2। ठीक है, तो इसमें 2 कॉमन लो, क्या बचेगा? 14 + 2x अपॉन 2। अब 2 से 2 करो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? 14 + 2x। तो सेमी पेरीमीटर आया मेरे पास पहले 14 + 2x। अब एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा? एस माइनस ए, एस माइनस दूसरी साइड, एस माइनस तीसरी साइड, और पूरे का निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो सेमी पेरीमीटर क्या आया? 14 + 2x। पहली साइड कितनी है? 14 + 2x सेमी पेरीमीटर माइनस ए मतलब 14। ठीक है, पहली साइड है 14। दूसरी साइड कितनी है? 8 + x। 14 + x में से माइनस करना पड़ेगा 8 + x। 14 + x में से माइनस करना पड़ेगा, तीसरी साइड कितनी है? 6 + x। ठीक है, और इसका कर दे हम स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अरे भाई क्या हो रहा है? हो नो प्रॉब्लम, स्ट्रेट लाइन तो बनोगे। तो दिस इज 14 + 2x, 14 + x, 14 + x है। 14 + 2x क्यों लिखा है मैंने? यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया था ना हमने, तो 14 + x। यहाँ पर तो x लिखा है, दिमाग में 2x। ठीक है, तो दिस इज 14 + x। यहाँ पर क्या बचा है? x, क्योंकि 14 - 14 कैंसिल। यहाँ 14 + x -8 करेंगे तो -x और +x कैंसिल, क्या बचेगा? 14 - 8। 14 - 8 कितना हो गया? 6। और यहाँ पर देखें हम, फिर x कैंसिल हो जाएगा, 14 - 6 होगा 8। तो ये हो गया 8। ठीक है, सो ये मेरे पास आंसर आया है कितना? 14 + 8 6 था 48। तो ये हो गया 14 + x इंटू 48x का ऐसे होल स्क्वायर। अब ये भी एरिया है
और ऊपर भी आपने एरिया निकाला था, ये भी तो एरिया निकाला था, तो ये दोनों एरिया तो उसी ट्रायंगल का ही है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एरिया बराबर है। ये भी तो एरिया एरिया एक ABC का ही है। वो कितना आया था 56 + 4x। सो अब स्टेज 3, पहले हमने एरिया निकाला अलग अलग ट्रायंगल का, फिर हीरोन फार्मूला से पूरे ट्रायंगल का। अब दोनों एरिया को आमने सामने रख रहे हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 56 + 4x, वो भी एरिया था, इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 14 + x इंटू 48x। ठीक है जी। यहाँ पर मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, पहले 4 कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर बचेगा 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16 + x। ठीक है, इज इक्वल्स टू यही नंबर 14 + x इंटू 48x। अब क्या करेंगे, अब करेंगे आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे। इससे क्या होगा, राइट साइड का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 14 + x का स्क्वायर, यहाँ पर क्या रह जाएगा 4 14 + x, बस स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा यहाँ पर, और 48x। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 14 + x का स्क्वायर कितना हो जाएगा a² + 2ab + b²। ये तो हमने फार्मूले से खोल दिया। ठीक है, 14 + x को इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है 14 + x इंटू 48x। अब आप सोच रहे होगे ना कि मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा, वो इसलिए ही नहीं कर रहा था। देखो अब ध्यान से, 16 × 1 = 16, 16 × 4 = क्योंकि दोनों सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो आराम से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व करिए। 14 का स्क्वायर इज 196 + 28x + x² इज इक्वल्स टू, इस 4 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो 56 और 4x, तो दिस इज 56 + 4x। अब सारे नंबर एक तरफ लेकर के आओ, x² + 28x - 4x + 196 - 56 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसे सिस्टमेटिक तरीके से लिख दो, x² + 24x माइनस प्लस 6 में से 6 गए 0, 19 5 14 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसे आप क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना ये हमारी तो अब। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक के तरीके से सॉल्व कर देते हैं। ठीक, याद है कैसे करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट से करेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। तो जैसा हमारे को बन जाए बात, हम उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अरे यहाँ पर एक x भी तो था भाई, x था, हमने x देखा ही नहीं। ये तो x² आएगा, उससे काम आसान हो सकता है क्या। यहाँ कुछ गलती, x² आ गया ना, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। ये आ गया हमारे पास 196, ये आ गया 28x, ये आ गया x² इज इक्वल्स टू 14x, 14 into 4 is 56। चार, 1 मिनट रुको बच्चों, 16 तिया 48 होता है ना, मैंने यहाँ गलती कर दी है इधर पे, ये आसान होना चाहिए। 16 3 दा 48 होता है।
ठीक है, तो दिस विल बी नाउ 196 28x एक्स स्क्वायर, ये हो गया 14 इंटू 3 42x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर टर्म जनरली सिंप्लीफाइड हो जाती है, आना नहीं चाहिए। जस्ट ए मोमेंट, लेट मी चेक कर क्या रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पोर्शन से दोबारा करता हूँ। यहाँ तक ठीक है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। सो 56 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 14 प्लस x इंटू 48x कर दिया हमने। चौदह चौक 56, ठीक ठीक ठीक, स्क्वेयरिंग कर दी। यहाँ तक ठीक है, ये ठीक है। चलो बस अब करना शुरू करते हैं। ये पहले 16, अब मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, करना तो कर वही रहेंगे। 16 ये हो जाएगा 14 14 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 28x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 14 प्लस x और यहाँ है मल्टीप्लाई में 48 इंटू एक्स। ठीक है, तो मेरे को ये पसंद नहीं है ना, 16 1 दा करो, 16 3 दा करो, कर लिया। अब ये क्या नंबर बच गया हमारे सामने, 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 28x इज इक्वल्स टू 14 इंटू 3 42x प्लस 3x स्क्वायर। अब एक साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 42x प्लस 196 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज माइनस 2x स्क्वायर 28 और 14 माइनस 14x प्लस 196 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 2 कॉमन लो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 2 9 दा 18 18 2 8 16 इज इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन बन गई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 98 इज इक्वल्स टू, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7x प्लस 98 इज इक्वल टू 0। 14 7 का 98 होता है। सो x माइनस 14 प्लस 7 x माइनस, नहीं, फिर ये फैक्टर तो बनेगा ही नहीं, ये तो प्लस प्लस प्लस। I am doing something wrong, something silly mistake. Just a moment, let me check. मैं आसान करता हूँ इस काम को। हम एक काम और कर सकते हैं इस पूरे स्टेप को, सॉरी मैं बहुत वो हो गया है होश पोश। इस काम को और आसान करते हैं, रुको देखो, एक चीज़ देखोगे और आसान करें। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ 14 प्लस एक्स और यहाँ 14 प्लस एक्स है, यहाँ होल स्क्वायर है, तो एक होल स्क्वायर तो कैंसिल हो सकता है ना। तो यहाँ पर मैं केवल 48 को ही काट रहा था, यहाँ 4 इंटू 4 है और यहाँ 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स है और यहाँ लिखा हुआ है 14 प्लस एक्स इंटू 48 इंटू एक्स। ठीक है, तो अब ध्यान से देखें तो एक ये नंबर इससे कैंसिल हो गया, 4 इंटू 4 16 3 दा 48। तो लेफ्ट साइड में बचेगा मेरे पास 14 प्लस एक्स, राइट साइड में बचेगा 3x। तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 14, 2x इज इक्वल्स टू 14, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 7। x नहीं निकालना था आपको, असली में निकालना था AB की लेंथ, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द AB एंड AC। तो AB है 8 प्लस एक्स और AC है 6 प्लस एक्स। तो AB है 8 प्लस एक्स, मतलब कि 8 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 15 और AC है 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू
6 + 7 = 13 यूनिट थी सेंटीमीटर। ठीक है, देखो कई बार बिल्कुल ध्यान नहीं देते तो हम भी गड़बड़ कर देते हैं, है ना। पर बात समझ आ गई, एक आइडिया मालूम होना चाहिए कि भाई ये चीज़ सिंपल हो सकती है, तो उसे बिल्कुल क्वेश्चन के साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए, एक बात तो आप समझ जाओ। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इस ट्राइंगल को मैं पहले ही बोला था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, पहले थीम क्या याद रखनी है इसके अंदर, शुरू से एक बार दोबारा देखो। पहले हम 3 ट्राइंगल्स को, ये 3 ट्राइंगल्स जो हैं हमारे, उनका इंडिविजुअल एरिया निकालेंगे। ठीक है, पहले इसका, इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का, ये 3 ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। ठीक है, फिर इसी पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हीरोन फार्मूला से, दोनों को आमने सामने रखेंगे। ठीक है, तो एक बार ऑल टुगेदर पहले ये चीज़ देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो ताकि आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद फिर चाहे स्क्रीन पॉज करके भी देख सकते हो, यहाँ पॉज कर लेना। ठीक है, और एक यहाँ पर। ठीक है, तो समझ आ गई बच्चों मेरी बात। तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। मैंने आपको बोला था आज के हमारे सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, सारे क्वेश्चन मैंने बहुत धीमे धीमे ही समझाए हैं, जल्दी नहीं समझाया। ठीक है, लास्ट में करते करते हम भी थोड़े बहुत थक जाते हैं, हम भी थोड़ी ऑब्जर्वेशन में थोड़ी सी बहुत है, लेकिन अगर आपको मालूम है कि मैं सही जा रहा हूँ तो फिर आप सही हो जाओगे। ठीक, गलती भी करते करते सही कर लोगे। ठीक है, तो बी नॉर्मल, कोई एक्सक्लूसिव बात नहीं है। चलो, तो इस तरीके से बच्चों हमारा चैप्टर सर्कल ख़त्म हुआ। अगली क्लास के अंदर नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। टिल देन बाय बाय।